आज हम एक ऐसे टॉपिक की गहराई में उतर रहे हैं जो करोड़ों लोगों के मन में है, पर जिस पर खुलकर बात करने में अक्सर झिझक होती है। रोज वीर्यस्खलन। क्या ये कमजोरी की निशानी है या ये कोई बुरी आदत है? सही कहा। हमारे पास जो स्रोत है वो इन डरावनी मिथकों को विज्ञान की कसौटी पर कसते हैं। तो चलिए इस झिझक को आज दूर करते हैं और देखते हैं कि सच क्या है। हाँ, और ये बात करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इन गलत धारणाओं की वजह से खासकर युवाओं में बहुत ज्यादा चिंता और जिसे कहते हैं गिल्ट पैदा होता है। बिल्कुल। जबकि विज्ञान पर आधारित जानकारी इन चिंताओं को दूर कर सकती है और हमें अपने स्वास्थ्य को बेहतर ढंग से समझने में मदद भी कर सकती है। तो सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं जो शायद सबके मन में आता ही होगा। क्या रोज वीर्य का गिरना या स्खलन होना सामान्य है? क्योंकि इसे लेकर बहुत डर का माहौल है कि ये हानिकारक है। देखिए, विज्ञान के नजरिए से देखें तो रोजाना वीर्य स्खलन अपने आप में कोई खतरा नहीं है। अच्छा। ये शरीर की एक सामान्य जैविक प्रक्रिया है। इसे इसे आप ऐसे समझिए जैसे शरीर से पसीना निकलता है या मूत्र निकलता है। ये भी वैसा ही एक डिस्चार्ज है। मतलब ये पूरी तरह से नेचुरल है। बिल्कुल। शरीर लगातार स्पर्म बनाता रहता है, तो ये सोच कि ये खत्म हो जाएगा या इसका कोई स्टॉक कम हो जाएगा, ये पूरी तरह से निराधार है। लेकिन ये धारणा इतनी गहरी क्यों है? मतलब पुराने समय से ही वीर्य को बचाने और ब्रह्मचर्य पर इतना जोर दिया जाता रहा है। बिल्कुल। ये काफी हद तक एक सांस्कृतिक और कह सकते हैं मनोवैज्ञानिक धारणा है। शारीरिक रूप से शरीर इसे एक सामान्य प्रक्रिया ही मानता है। पर हाँ, यहाँ एक बहुत जरूरी लाइन है जो सामान्य को असामान्य से अलग करती है। अच्छा, और वो लाइन क्या है? मतलब कब हमें ये समझना चाहिए कि अब ये एक समस्या बन रही है? स्रोत के मुताबिक इसे सामान्य तब तक माना जाता है जब तक आपको दिन भर में कोई खास कमजोरी या थकान महसूस न हो रही हो। ठीक है। आप अपने काम पर ठीक से ध्यान लगा पा रहे हैं और सबसे जरूरी, आपके मन में इसे लेकर कोई गिल्ट, डर या शर्म की भावना ना हो। और कोई शारीरिक लक्षण? हाँ, अगर स्खलन के बाद किसी तरह का दर्द या जलन नहीं है तो सब कुछ सामान्य है। और समस्या की घंटी कब बजती है? समस्या तब शुरू होती है जब यह एक बाध्यकारी आदत यानी एक कंपल्सिव हैबिट बन जाए। जैसे अगर कोई दिन में 3-5 बार या उससे भी ज्यादा कर रहा है और खुद को रोक नहीं पा रहा, या फिर जब इसकी वजह से पार्टनर के साथ आपके सेक्स लाइफ पर असर पड़ने लगे। समझ गई। अगर इसे लेकर मन में लगातार गिल्ट बना रहता है या जननांगों में दर्द या जलन शुरू हो जाए, तो ये एक संकेत है कि अब इस पर ध्यान देने की जरूरत है। चलिए, अब उस सबसे बड़े मिथक पर आते हैं जो पीढ़ियों से चला आ रहा है। हाँ, कि वीर्यस्खलन से शरीर में कमजोरी आती है, हड्डियां गल जाती हैं, चेहरा पीला पड़ जाता है। इसमें कितनी सच्चाई है? ये शायद इस विषय से जुड़ा सबसे बड़ा और सबसे हानिकारक मिथक है। अगर हम वीर्य की बनावट को देखें तो इसमें लगभग 99% तो पानी होता है। 99%? हाँ, 99%। बाकी जो 1% बचता है उसमें थोड़ी मात्रा में प्रोटीन, एंजाइम और मिनरल्स जैसे जिंक और मैग्नीशियम होते हैं। अच्छा। तो आप खुद सोचिए, इतनी कम मात्रा में इन पोषक तत्वों के निकलने से शरीर में कोई भी स्थायी कमजोरी आना वैज्ञानिक रूप से संभव ही नहीं है। तो ये बस एक मानसिक भ्रम है? बिल्कुल, ये एक मानसिक भ्रम से ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन कुछ लोग तो सच में स्खलन के बाद थका हुआ या थोड़ा कमजोर महसूस करते हैं। अगर ये पोषक तत्वों की कमी से नहीं है तो फिर इसका क्या कारण हो सकता है? हाँ, ये एक बहुत अच्छा सवाल है। इसके कुछ बहुत ही स्वाभाविक और अस्थायी, मतलब टेम्परेरी कारण है। ओके। पहली बात, स्खलन के बाद शरीर में डोपामीन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर के स्तर में तेजी से बदलाव आता है, जिससे कुछ देर के लिए हल्की थकान या जिसे ब्रेन फॉग कहते हैं वो महसूस हो सकता है। ब्रेन फॉग यानी सोचने समझने में थोड़ा धुंधलाहट सी महसूस होना? बिल्कुल। फोकस करने में हल्की दिक्कत, ये बस कुछ देर का असर होता है और पूरी तरह नॉर्मल है। और कोई कारण? हाँ, इसके अलावा टेस्टोस्टेरोन के स्तर में भी एक मामूली और अस्थायी उतार चढ़ाव आता है। और अगर बिना लुब्रिकेशन के बार बार घर्षण होता है तो त्वचा में हल्की जलन भी हो सकती है। लेकिन यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि ये सारे प्रभाव टेम्पररी हैं। इनसे कोई परमानेंट नुकसान नहीं होता। कमाल है। मतलब स्पर्म काउंट कम होने की चिंता भी बेबुनियाद है। ये तो शायद सबसे बड़ा डर होता है लोगों के मन में। सही कहा। खासकर उन लोगों के जो परिवार शुरू करने की योजना बना रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ा मिथक है। स्पर्म बनने की जो प्रक्रिया है, जिसे विज्ञान में स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, वो कभी रुकती नहीं है। अच्छा। इसे आप एक फैक्ट्री की तरह समझिए जो 24/7 काम करती है। आज जो प्रोडक्ट बाहर गया, कल के लिए नया बनना शुरू हो चुका है।
मतलब फैक्ट्री हमेशा चालू रहती है। बिल्कुल। शरीर को स्पर्म का एक नया सेट बनाने में लगभग 64 से 72 दिन लगते हैं और ये साइकिल लगातार चलती रहती है। तो फिर कभी-कभी मात्रा कम क्यों लगती है? हाँ, अगर कोई एक ही दिन में कई बार स्खलन करता है तो कुछ घंटों के लिए वीर्य की मात्रा और उसमें स्पर्म की संख्या में अस्थायी कमी आ सकती है। लेकिन शरीर इसे 24 से 48 घंटों में वापस सामान्य स्तर पर ले आता है। ये किसी की प्रजनन क्षमता यानी फर्टिलिटी को स्थायी रूप से प्रभावित नहीं करता। इसी से जुड़ा एक और विषय है स्वप्न दोष यानी नाइटफॉल। इसे लेकर किशोरों में बहुत डर और शर्मिंदगी होती है। हाँ, और वो इसे एक बीमारी समझ लेते हैं। बिल्कुल। जबकि ये बिल्कुल सामान्य और स्वस्थ प्रक्रिया है, खासकर 13 से 30 साल की उम्र के बीच। ये शरीर का एक प्राकृतिक तरीका है अतिरिक्त वीर्य को बाहर निकालने का। एक तरह की प्राकृतिक सफाई प्रक्रिया। जी बिल्कुल, आप इसे यही कह सकते हैं। अगर ये हफ्ते में 1-2 बार हो रहा है और इसके साथ कोई दर्द या जलन नहीं है तो चिंता की कोई बात ही नहीं है। और इसमें डॉक्टर से सलाह कब लेनी चाहिए? अगर ये हफ्ते में 3-4 बार से ज्यादा हो रहा है और इसकी वजह से बहुत ज्यादा तनाव या कमजोरी महसूस हो रही है तो एक बार डॉक्टर से बात करना अच्छा रहता है। ठीक है। लेकिन ज्यादातर मामलों में ये कोई बीमारी नहीं बल्कि युवावस्था का एक सामान्य हिस्सा है। तो एक सवाल जो सबके मन में आता है, भले कोई पूछे या ना पूछे, कि सप्ताह में कितनी बार हस्तमैथुन करना हेल्दी माना जाता है? क्या कोई जादुई संख्या है? कोई जादुई संख्या तो नहीं है। अच्छा। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार हफ्ते में 2 से 4 बार करना पूरी तरह से सामान्य और स्वस्थ माना जाता है। लेकिन ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है। ये हर व्यक्ति की उम्र, स्वास्थ्य और लाइफस्टाइल पर निर्भर करता है। तो मुख्य बात क्या है? मुख्य बात संख्या नहीं बल्कि ये है कि आप कैसा महसूस करते हैं। अगर किसी को कोई समस्या महसूस नहीं हो रही तो दिन में 1 बार भी सामान्य हो सकता है, लेकिन अगर इसकी वजह से थकान, गिल्ट या रोजमर्रा के कामों में दिक्कत हो रही है तो इसे कम करने की जरूरत है। तो ये तो साफ हो गया कि चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई अपनी स्पर्म हेल्थ को लेकर वाकई गंभीर है और उसे बेहतर बनाना चाहता है तो क्या सिर्फ इन मिथकों से दूर रहना काफी है? नहीं। या विज्ञान कुछ ठोस कदम भी सुझाता है? बहुत अच्छा सवाल है। मिथकों से दूर रहना मानसिक शांति के लिए जरूरी है, लेकिन स्पर्म की गुणवत्ता को सच में बेहतर बनाने के लिए हमारी जीवन शैली में कुछ ठोस बदलाव बहुत काम आते हैं। जैसे कि? हमारे स्रोत कुछ बहुत ही कारगर और विज्ञान आधारित तरीके बताते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी है पौष्टिक आहार। खाने पीने का मतलब सीधा असर पड़ता है? सीधा और बहुत गहरा असर। जिंक, मैग्नीशियम और प्रोटीन से भरपूर खाद्य पदार्थ स्पर्म के उत्पादन और उनकी गुणवत्ता के लिए बहुत जरूरी हैं। कुछ उदाहरण देंगे? जरूर, जैसे कि बादाम, अखरोट, कद्दू के बीज, अंडे, पालक, पनीर और केला। ये सभी टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने और स्पर्म को मजबूत बनाने में मदद करते हैं। और दूसरा बड़ा मुद्दा है तनाव। आजकल की जिंदगी में इससे बचना तो लगभग नामुमकिन है। नामुमकिन है, लेकिन इसे मैनेज करना बहुत जरूरी है। तनाव सीधे तौर पर कॉर्टिसोल नाम का स्ट्रेस हार्मोन बढ़ाता है, जो टेस्टोस्टेरोन के उत्पादन को कम कर देता है। और जब टेस्टोस्टेरोन कम होता है तो स्पर्म का उत्पादन भी प्रभावित होता है। बिल्कुल। इसके लिए रोज 15 मिनट का ध्यान, गहरी सांस लेने का अभ्यास और रात को सोने से पहले स्क्रीन टाइम कम करना बहुत फायदेमंद हो सकता है। यहाँ एक और दिलचस्प बात है, ओवरहीटिंग से बचने की। मतलब शरीर के तापमान का भी स्पर्म पर असर होता है? बहुत ज्यादा। स्पर्म तापमान के प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं। अंडकोश यानी टेस्टिकल्स का तापमान शरीर के बाकी हिस्सों से थोड़ा कम होता है और यही उनके सही से काम करने के लिए जरूरी है। तो ज्यादा गर्मी उन्हें नुकसान पहुंचा सकती है? हाँ, अत्यधिक गर्मी स्पर्म काउंट और उनकी गतिशीलता यानी मोटिलिटी को कम कर सकती है। अच्छा, ये लैपटॉप वाली बात तो बहुत लोग नजरअंदाज कर देते हैं। मतलब घंटों तक लैपटॉप गोद में रखकर काम करना सीधे तौर पर फर्टिलिटी पर असर डाल सकता है। बिल्कुल, ये आजकल वर्क फ्रॉम होम का एक बड़ा रिस्क फैक्टर बन गया है। गोद में लैपटॉप रखकर काम करने, बहुत टाइट अंडरवेयर पहनने या बार बार बहुत गर्म पानी से नहाने से बचना चाहिए। और शराब और धूम्रपान का क्या? ये तो लगभग हर स्वास्थ्य चर्चा में विलन की तरह सामने आते हैं। और यहाँ भी वे विलन ही हैं। ये दोनों स्पर्म की गतिशीलता और उनकी बनावट पर सीधा नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। लेकिन क्या ये नुकसान स्थायी होता है? अच्छी बात यह है कि ये स्थायी नहीं होता। इन्हें छोड़ने के सिर्फ 4 से 12 हफ्तों के अंदर ही स्पर्म की गुणवत्ता में बड़ा सुधार दिखने लगता है। हमारे स्रोत योग और व्यायाम पर भी काफी जोर देते हैं।
हाँ, क्योंकि नियमित व्यायाम जैसे दौड़ना, साइकिल चलाना या कोई भी कार्डियो शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाता है और टेस्टोस्टेरॉन को भी बढ़ाता है। और योग? कुछ खास योगासन जैसे कपालभाति और भुजंगासन पेल्विक एरिया में रक्त प्रवाह को बढ़ाते हैं, जो हार्मोन संतुलन में मदद करता है। आखिर में सप्लीमेंट्स का भी जिक्र है। आजकल अश्वगंधा, शिलाजीत, जिंक जैसी चीजें बहुत लोकप्रिय हो रही हैं। हाँ, हो रही हैं। क्या इन्हें लेना चाहिए? देखिए, कुछ सप्लीमेंट्स जैसे जिंक, फॉलिक एसिड, अश्वगंधा और शिलाजीत निश्चित रूप से मदद कर सकते हैं, पर यहाँ एक बहुत बड़ी चेतावनी है। वो क्या? इन्हें हमेशा डॉक्टर की सलाह पर ही लेना चाहिए। हर किसी का शरीर अलग होता है। अपनी स्वास्थ्य स्थिति को समझे बिना कोई भी सप्लीमेंट शुरू करना फायदे की जगह नुकसान कर सकता है। तो कुल मिलाकर अगर हम इस पूरी आदत के असर को देखें शरीर, मन और रिश्तों पर, तो इसका निचोड़ क्या है? इसका निचोड़ ये है कि इसके दोनों तरह के प्रभाव हो सकते हैं, जो पूरी तरह से इसकी मात्रा और हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर करते हैं। पहले सकारात्मक प्रभावों की बात करते हैं। ठीक है, तो स्खलन से हैप्पी हार्मोन्स जैसे डोपामीन और ऑक्सीटोसिन निकलते हैं। इससे तनाव तुरंत कम होता है, मूड अच्छा होता है और कई लोगों को नींद भी बेहतर आती है। अच्छा? हाँ, और कुछ स्टडीज तो ये भी बताती हैं कि नियमित स्खलन प्रोस्टेट कैंसर के खतरे को भी कुछ हद तक कम कर सकता है। और नकारात्मक प्रभाव जाहिर है इसकी अति से जुड़े होंगे। बिल्कुल, ये एक क्लासिक केस है कि अति सर्वत्र वर्जयत, मतलब टू मच ऑफ अ गुड थिंग कैन बी बैड। अगर ये एक लत का रूप ले लें तो पार्टनर के साथ वास्तविक सेक्स में रुचि कम हो सकती है या उत्तेजना में देरी हो सकती है। और सबसे बड़ा नकारात्मक प्रभाव मानसिक होता है। वो है अपराध बोध की भावना। हाँ, गिल्ट की भावना, जो व्यक्ति को अंदर ही अंदर परेशान करती रहती है। इसलिए संतुलन ही कुंजी है। मतलब जो सबसे बड़ी बात निकल कर आ रही है वो ये है कि असली समस्या शरीर में नहीं बल्कि हमारे दिमाग में है। बिल्कुल। हम कमजोरी और स्पर्म काउंट की चिंता में जितना तनाव लेते हैं वो शायद इस आदत से कहीं ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। आपने बिल्कुल सही सार निकाला। समस्या ये क्रिया नहीं बल्कि इसके साथ जुड़ा डर, मिथक और अपराध बोध है। जब ये एक लत का रूप ले ले और आपके काम, आपके रिश्तों और आपकी मानसिक शांति पर असर डालने लगे, तब ध्यान देने की जरूरत है। असली समाधान संतुलन और एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाने में है। अच्छा आहार, व्यायाम, तनाव प्रबंधन और सबसे जरूरी सही जानकारी। तो आज हमने वीर्यस्खलन से जुड़े विज्ञान और मिथकों पर बात की और समझा कि डरने की नहीं बल्कि समझने की जरूरत है। जी। लेकिन एक विचार जो आजकल इंटरनेट पर काफी चर्चा में है वो है सीमेन रिटेंशन या वीर्य को जानबूझकर रोकने का अभ्यास, जिसके कई चमत्कारी फायदे बताए जाते हैं। हाँ, ये काफी चलन में है। हमारे स्रोतों के अनुसार इन दावों के पीछे ज्यादा ठोस वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। तो ये सोचने वाली बात है कि स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी में हम विज्ञान पर कितना भरोसा करते हैं और सांस्कृतिक या प्रचलित धारणाओं से कितना प्रभावित होते हैं।